नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे ईओआरओ भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नगर पालिका एक्ट 2009 को। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को हम अच्छी तरह से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने पहले कुछ क्लासें देख ली हैं, जिसमें हमने लगभग 65 तक धाराएं देख ली थी। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। हम 3 अध्याय पढ़ चुके हैं, चौथा अध्याय आज प्रारंभ करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को नगर पालिका अधिनियम 2009 के साथ में। नगर पालिका अधिनियम कब का है? तो 2009 का। ये हमें आज पढ़ना है। इसमें हमने 3 अध्याय देख लिए थे। चौथा अध्याय आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो अध्याय चौथा, अध्याय 4। और मैं आशा करता हूं कि आपको इस अध्याय का टाइटल तो याद होगा, क्योंकि हमने एक साथ 17 अध्यायों के टाइटल को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने एक साथ इनको देखा था। तो इनका इसका टाइटल आपको याद होगा। तो हमने पढ़ा था कि जो पहला अध्याय उसका टाइटल था प्रारंभिक, दूसरे का टाइटल था नगरपालिका का गठन एवं कार्य संचालन। फिर हमने तीसरा देखा था अध्याय जिसमें हमने बात की थी कार्य संचालन और वार्ड समितियां। चौथा अध्याय हम प्रारंभ करने वाले हैं नगरपालिका संपत्ति के साथ। तो इसका टाइटल है नगरपालिका की संपत्ति। नगरपालिका संपत्ति, नगरपालिका संपत्ति से आज हम पढ़ना प्रारंभ करने वाले हैं। इसके अंदर हमें जो धाराएं देखनी है वो धाराएं हैं 67 से 75 तक। 67 से 75 नंबर की जो धाराएं हैं हमें इस अध्याय में देखनी है, अध्याय 4 में। नगरपालिका की संपत्ति, नगरपालिका की संपत्ति जिसमें धाराएं हमें देखनी है 67 से 75 तक। 66 तक धाराएं हमने देख ली थी। 3 अध्यायों को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो पुरानी क्लासें आप वहां से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं सेशन को। इसमें आज हम देखने वाले पहली धारा, धारा 67। इसमें बताया गया है, ये जो पूरा अध्याय नगरपालिका की संपत्ति से रिलेटेड है, इसमें बताया गया है किस प्रकार से नगरपालिका में संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, उसमें पट्टे कैसे आगे बांटे जा सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा आरक्षित भूमि कौन सी है, नजूल भूमि कौन सी है। कुछ शब्द है जिनके बारे में अच्छी तरह से हम चर्चा करेंगे। तो संपत्ति के बारे में यहाँ से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाने वाले हैं। तो संपत्ति के बारे में आज हम इसमें देखने वाले हैं। पहली ही जो धाराएं हैं, धारा 67 नंबर जो अध्याय 4 की जो पहली धारा है, उसमें ये बताया गया है कि नगरपालिका द्वारा संपत्ति अर्जित करना व उसको धारण करना। इसका टाइटल क्या रहने वाला है कि नगरपालिका द्वारा संपत्ति अर्जित करना एवं उसका धारण करना। नगरपालिका द्वारा संपत्ति अर्जित करना एवं धारण करना, एवं धारण करना कि किस प्रकार से नगरपालिका कोई संपत्ति को अर्जित कर सकती है और अपने अंदर निहित कर सकती है, मिला सकती है। कहने का मतलब है नगरपालिका में कौन कौन सी संपत्ति होगी उसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। तो देखो सीधी सी बात है, यदि जैसे ये कोई एक नगरपालिका है, ये नगरपालिका है, तो इसकी सीमा के अंदर जो भी भूमियां होंगी, जो इसकी संपत्ति है, वो सारी की सारी किसकी होगी? नगरपालिका की होगी। अगर इसके अंदर किसी राज्य सरकार द्वारा कोई आरक्षित क्षेत्र छोड़ा गया है, उसके अलावा बाकी सारी संपत्ति किसकी होगी? नगरपालिका की होगी। इसकी सीमाओं के बाहर भी कुछ इसमें संपत्ति हो सकती है, कुछ स्थावर संपत्ति, कुछ जंगम संपत्ति, चल या अचल संपत्ति इसके अंदर हो सकती है। तो ये सारी की सारी बातें इसके अंदर शामिल है। हम इसमें देखने वाले क्या प्रावधान इसमें लिखा गया, तो साथ साथ लिखते रहना। इसमें लिखा गया है कि नगरपालिका अपनी सीमाओं व सीमा के अंदर या बाहर, नगरपालिका की सीमा के अंदर या बाहर की सीमा के अंदर या बाहर, नगरपालिका की सीमा या नगरपालिका अपनी सीमा के अंदर या बाहर स्थावर व जंगम संपत्ति, स्थावर व जंगम संपत्ति। स्थावर व जैसे हम कहते हैं चल या अचल संपत्ति, चल या अचल संपत्ति,
अचल संपत्ति जैसे कोई भूमि हो गई, चल संपत्ति जैसे कोई और साधन हो गए। तो इस प्रकार की जो भूमियां हैं, जो संपत्ति है, वो अपने अर्जित कर सकती है। उसको किस प्रकार से प्राप्त करेगी, या तो किसी से खरीद करके, या किसी दानदाताओं द्वारा पा करके, अथवा किसी और प्रकार से इसको अर्जित कर सकती है। तो नगर पालिका अपनी, यानी आप की अपनी लिख सकते हो कि नगर पालिका की सीमाओं के अंदर या बाहर, या नगर पालिका अपनी सीमाओं के अंदर या बाहर। स्थावर व जंगम संपत्ति दान प्राप्त करके, या किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया हो, दान कर दिया हो कि मैं ये भूमि है तो नगर पालिका को दान कर रहा हूं, तो उस प्रकार दान प्राप्त करके अथवा खरीद करके, यानी कि क्रय करके अर्जित कर सकती है, अर्जित कर सकती है। नगर पालिका अपनी सीमा के अंदर या बाहर स्थावर व जंगम संपत्ति दान प्राप्त करके अथवा क्रय करके अर्जित कर सकती है या धारण कर सकती है। ये बात आप इसमें लिख सकते हो। तो नगर पालिका अधिनियम के अध्याय 4 की पहली धारा नंबर 67 जो बताती है नगर पालिका द्वारा संपत्ति को अर्जित करना व उसको धारण करना, किस प्रकार से वो धारण कर सकती है, ये सारी की सारी बातें इसके अंदर शामिल की गई है। तो आशा करता हूं बात आपको समझ में आएगी। समझने वाली बात इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, याद करना पड़ेगा। लिखा हुआ है नगर पालिका अपनी सीमा के अंदर या बाहर स्थावर व जंगम संपत्ति को प्राप्त कर सकती है। प्राप्त कैसे करेगी, या तो किसी दानदाता ने दे दी हो, या उसको उसका मूल्य चुका करके क्रय करके हमने वो संपत्ति अर्जित कर ली हो। तो इस प्रकार की बात इसके अंदर लिखी गई है। इसको लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 68 के बारे में। अब देखो, संपत्ति हमने अर्जित कर ली। अर्जित करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उस संपत्ति को नगर पालिका में निहित करना होगा, नगर पालिका में शामिल करना होगा। तो 68 में आप लिख सकते हो धारा 68। धारा 68 में क्या करना है, अड़ना नहीं है। क्या नहीं करना, अड़ना नहीं है। जो संपत्ति हमने खरीद ली है या प्राप्त कर ली है उसको नगर पालिका में शामिल कर लेना है, या नगर पालिका में संपत्ति को निहित करना। नगर पालिका में संपत्ति निहित करना, ये इसका क्या है, टाइटल है। जो भी संपत्ति हमारे पास है उसको नगर पालिका में शामिल कर लेंगे। किस प्रकार से करेंगे, वो सारी की सारी बातें इसके अंदर है। यानी कि कौन सी संपत्ति को अपने अंदर शामिल करेंगे, वो बात इसके अंदर लिखी गई है कि राज्य सरकार द्वारा जो भी आरक्षित संपत्ति है, आरक्षित जो भी संपत्ति जिसे राज्य सरकार आरक्षित नहीं करे, उस संपत्ति को नगर पालिका अपने अंदर निहित कर सकती है और एक ट्रस्ट की भांति करे कर सकती है। इसमें लिखा गया है राज्य सरकार जिसे आरक्षित नहीं करे, उसे नगर पालिका अपने अंदर शामिल कर सकती है या निहित कर सकती है, और निहित करने के बाद वो एक न्यासी या ट्रस्ट के भांति कार्य करेंगे तथा नगर पालिका न्यासी या ट्रस्टी की भांति कार्य करेगी। धारा 68 में लिखा गया है कि नगर पालिका में संपत्ति निहित करना किस प्रकार से निहित करेगी कि जो भूमि या जो संपत्ति जो राज्य सरकार ने आरक्षित नहीं कर रखी हो, उस भूमि को या उस संपत्ति को नगर पालिका अपने अंदर निहित कर सकती है, और निहित करने के बाद नगर पालिका एक न्यास के भांति या ट्रस्ट के भांति कार्य करेगी। तो ये बात इसके अंदर लिखी गई है। और इस संपत्ति को राज्य सरकार वापस ले सकती है। जो भी संपत्ति नगर पालिका ने अपने अंदर शामिल कर रखी है उसको राज्य सरकार वापस भी ले सकती है। कैसे ले सकती है, उस प्रावधान को भी देखेंगे। एक बार आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, देखते हैं आगे। नोट लगा करके लिख, नोट लगा लीजिएगा और उसमें लिखिएगा। राज्य सरकार संपत्ति को वापस भी ले सकती है, या वापस ले सकती है।
ये जो संपत्ति जो नगरपालिका के पास है उसको राज्य सरकार अपने अंदर मिला सकती है, राज्य सरकार उसको उस नगरपालिका से वापस ले सकती है। कैसे लेगी उसके दो प्रावधान आगे उसमें बताए गए हैं। इसमें एक बताया गया है कि कुप्रबंधन हो, कुप्रबंधन यानी कि नगरपालिका द्वारा उस भूमि या उस संपत्ति का प्रबंधन सही तरह से नहीं किया गया हो, लापरवाही की गई हो, तो राज्य सरकार अपने अंदर वापस इसको नगरपालिका से ले सकती है। और इसके अंदर दूसरी बात लिखी है, लोक हित को ध्यान में रखते हुए, लोक हित को ध्यान में रखते हुए। जैसे राज्य सरकार को लगता है कि यदि इस भूमि को राज्य सरकार अपने अंदर ले ले तो वहां पे कुछ लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए वहां पे कुछ चीजें बनाई जा सकती है, उस संपत्ति का प्रयोग लोक कल्याण में किया जा सकता है, तो राज्य सरकार उस संपत्ति को वापस भी ले सकती है। ये बात इसके अंदर लिखी गई है। तो आपको समझ में आई होगी बात, ये क्या है, किसमें क्या कहना चाहते हैं। ये धारा कहना चाहती है कि नगरपालिका में संपत्ति को कैसे निहित किया जा सकता है और किस प्रकार से राज्य सरकार इस संपत्ति को वापस भी ले सकती है। तो ये है धारा 68। अब देखेंगे अगली धारा, धारा 68 क्या है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बढ़ते हैं अभी। अब देखते हैं धारा 68 और धारा 68 का क्या नंबर। धारा 68 क्या है, इसमें लिखा गया है कि नगरपालिका में भूमि का निहित होना एवं उसका व्ययन करना। पहले तो हमने संपत्ति के बारे में देखा धारा 68 में, और धारा 68 कहती है कि भूमि किस प्रकार से नगरपालिका में निहित हो सकती है। इसमें लिखा गया है नगरपालिका में भूमि निहित करना एवं उसका व्ययन करना। व्ययन का मतलब आप समझ सकते हो प्रबंधन से, इस भूमि का प्रबंधन नगरपालिका कैसे करेगी, वो बात इसके अंदर लिखी गई है। इसके लिए एक आपको अलग से एक्ट देखना होगा, भू राजस्व अधिनियम। आपको देखने की जरूरत नहीं है, इस सिलेबस में है नहीं, आरएस के सिलेबस में वो आता है और इधर नायब तहसीलदार के सिलेबस में भी वो दे रखा है। तो भू राजस्व अधिनियम, उसकी जो एक धारा है उसके अंदर उस एक भूमि का उल्लेख किया गया है, उस भूमि में हम देखेंगे। इसके अंदर लिखा है कि नजूल भूमि को छोड़ करके, नजूल भूमि को छोड़ करके जो सारी भूमि, अन्य जो समस्त भूमि जो नगरपालिका में आती है उसको नगरपालिका अपने अंदर निहित कर सकती है। नजूल भूमि को छोड़कर अन्य समस्त भूमि जो नगरपालिका में आती है, अन्य समस्त भूमि को नगरपालिका अपने अंदर निहित कर सकती है, नजूल भूमि को आप समझ सकते हो सरकारी भूमि, उसके बाद ये जो है नजूल भूमि, इसका उल्लेख किया गया है भू राजस्व अधिनियम 1956 की एक धारा है 103 नंबर की। उसके अंदर इसके बारे में, नजूल भूमि के बारे में उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि कौन कौन सी भूमि नजूल भूमि हो सकती है। तो एक नोट डालिएगा साथ में, नोट, भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 में नजूल भूमि परिभाषित की गई है, नजूल भूमि परिभाषित की गई है। आप ऐसे इसको समझ सकते हो। देखो ये नजूल भूमि, हमें देखो ये भू राजस्व अधिनियम नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें बस इतना याद रहना चाहिए कि नजूल भूमि का उल्लेख कहाँ पे किया गया है। तो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 में किया गया है और नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 में नजूल भूमि का उल्लेख किया गया है। नजूल भूमि आप समझ सकते हो जो भी सरकारी भूमि है, राज्य सरकार के पास जो भी भूमि है उसको छोड़ करके अन्य सारी भूमि जो नगरपालिका की सीमा में आती है, नगरपालिका उसे अपने अंदर निहित कर सकती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो धारा 68 क्या में हमें इतना ही देखना है कि किस प्रकार से भूमि, कौन सी भूमि नजूल है और किस भूमि को नगरपालिका अपने अंदर निहित कर सकती है।
तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं धारा 69 यानी धारा 69 को। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। धारा 69 में लिखा गया है कि किस प्रकार से कुछ और भूमियों को या कुछ और संपत्तियों को नगरपालिका कैसे अंदर ग्रहण कर सकती है, यानी कि किसी विनिमय द्वारा, यानी कि चीज का लेन देन किया हो, उसके बाद किसी से अनुदान प्राप्त करके या किसी से पट्टा प्राप्त करके, और या किसी करार के माध्यम से, कोई लीज के माध्यम से भूमि जो संपत्ति जो है वो नगरपालिका में शामिल की जा सकती है। तो इसमें धारा 69 में लिखा गया है करार यानी लीज, करार विनिमय, किसी और चीज को देकर के किसी और एक चीज को ले लेना, वो कहलाता है विनिमय, यानी कि आदान प्रदान। जो हमारे काम की नहीं है वो दूसरों को दे देना, जो हमारे काम की चीज है दूसरों से अपने ग्रहण कर लेना, यही कहलाता है विनिमय। करार विनिमय अनुदान या पट्टा, करार विनिमय अनुदान पट्टा द्वारा संपत्ति अर्जित करना, संपत्ति अर्जित करना, यानी कि नगरपालिका किसी से अनुदान प्राप्त करके, किसी के साथ विनिमय करके या करार करके या पट्टे के द्वारा भूमि या संपत्ति को अर्जित कर सकती है, किसी स्थावर संपत्ति को अर्जित कर सकती है। तो इसमें यही लिखना है, क्या लिखना है, नगरपालिका करार करके, विनिमय के माध्यम से, विनिमय द्वारा पट्टा या अनुदान प्राप्त करके किसी के साथ करार करके, यानी करार का मतलब होता है लीज, कि ठीक है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने भी वर्षों के लिए करार किया जा सकता है कि इस भूमि या इस संपत्ति का कार्य, इस संपत्ति को हम इतने वर्षों के लिए नगरपालिका में लीज के लिए ले रहे हैं, हमें उसका जो शुल्क है वो देना होता है। और विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करके, अनुदान किसी से प्राप्त कर लिया हमने या पट्टा किसी से प्राप्त कर लिया, तो इस प्रकार से हम और भी संपत्ति नगरपालिका में अर्जित कर सकते हैं। उसके बारे में जो उल्लेख है धारा 69 में है, आपको याद होना चाहिए 6 में देखो क्या करना, देखो 6 और 9, देखो आप इस प्रकार से याद करो, क्या है उल्टा सीधा ना, इसको किसी प्रकार से उल्टा तो मतलब क्या करना है, आदान प्रदान कर देना है। 6 9 आदान प्रदान, देखो इसमें समझने वाली बात है, ट्रिक से आप तो याद नहीं, थोड़ा सा हमें हिंट चाहिए कि इसमें क्या लिखा गया। देखो आदान और प्रदान, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि आदान प्रदान हमेशा चलता रहता है, आदान प्रदान के माध्यम से ही आप इसको याद कर सकते हो। तो ये धारा याद हो जाएगी, सरल याद होगी। देखो 6 9 में क्या है, देखो 6 उल्टा सीधा मतलब आदान प्रदान चलता रहेगा, आदान प्रदान करते रहना है। इस प्रकार से आप इस धारा को याद रख सकते हो। करार विनिमय अनुदान पट्टा द्वारा संपत्ति को अर्जित करना धारा 69 या 69 में लिखा गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा नेक्स्ट। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 69 क्या है। धारा 69 क्या है। धारा 69 क में लिखा गया है कि कतिपय भूमियों से संबंधित अधिकारों का अभ्यर्पण करके उसके बदले पूर्ण स्वामित्व का पट्टा जारी करना। कतिपय भूमियों से अधिकारों का अभ्यर्पण करके पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करना।
कतिपय भूमियों से अधिकारों का अभ्यर्पण करके पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करना। यह है धारा 69 क में। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो संपत्ति है या कुछ भूमि है उनके अधिकार हम अपने अंदर ले लेंगे, लेकिन उसका जो पट्टा है वो किसी और के नाम कर देंगे। यह बात इसके अंदर है। उसका अधिकारों का तो सरेंडर कर लेंगे। अभ्यर्पण का मतलब होता है सरेंडर। अभ्यर्पण करके पूर्ण स्वामित्व का पट्टा जारी करना। कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो कुछ भूमियां हैं उनका क्या करेंगे, अधिकारों का सरेंडर करा लेंगे, लेकिन उसका जो पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर देंगे। इसमें लिखा गया है नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र में कतिपय भूमियों से संबंधित अधिकारों का अभ्यर्पण तथा बदले में पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करना। पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करना। यह है धारा 69 क में या 69 क में लिखा गया है कतिपय भूमियों से संबंधित अधिकारों का अभ्यर्पण करके पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करना, यानी कि पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करना धारा 69 में लिखा गया है, 69 क में। और धारा 69 में हमने देखा करार विनिमय अनुदान द्वारा भूमि अर्जित करना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 70 के बारे में। तो अब देखें धारा 70 को। देखो ये कुछ जो धाराएं हैं इनमें हमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार हमें इसका टाइटल याद हो जाए वो सबसे बेहतर रहेगा। देखते हैं धारा 70। इसके अंदर लिखा है अनिवार्य भूमि अर्जन या भूमि का अनिवार्य अर्जन। भूमि का अनिवार्य अर्जन। एक अधिनियम है जिसे हमें इसमें नाम याद रखना है कि अधिनियम कौन सा है, उसकी धारा कौन सी, हमें उसका कोई मतलब नहीं है, कब बना वो भी हमें ज्यादा कोई इसमें याद रखने वाली बात नहीं है, पढ़ना हमें वो है नहीं कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें उतना नाम याद रखना चाहिए कि इस अनिवार्य भूमि अर्जन का उल्लेख कहाँ पे किया गया है। तो नगर पालिका की सीमा के अंदर या बाहर में एक जो अधिनियम बना हुआ है वो अधिनियम कौन सा है कि अनिवार्य भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का एक अधिनियम है। उसके तहत हम जो और भूमियां हैं उनका भी क्या कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं, कुछ शुल्क या प्रभार उसको दे करके। इसमें लिखा गया है नगर पालिका की सीमा के अंदर या बाहर, सीमा के अंदर या बाहर राज्य सरकार द्वारा एक नियम बनाया गया है, उसको देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य भूमि अर्जन अधिनियम, अनिवार्य भूमि अर्जन अधिनियम 1894। ये आपको याद रखना है कि कब का है या किसके अंदर उल्लेख है। अनिवार्य भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत शुल्क या प्रभार देकर भूमि को नगर पालिका में या भूमि को अर्जित किया जा सकता है, यह है धारा 70 में लिखा हुआ कि भूमि का अनिवार्य अर्जन कैसे होगा। अनिवार्य अर्जन में आप देखो 70 नगर पालिका की सीमा के अंदर या बाहर राज्य सरकार द्वारा एक नियम बनाया गया है, नियम है अनिवार्य भूमि अर्जन अधिनियम 1894। उस अधिनियम के तहत शुल्क या प्रभार देकर के भूमि को अर्जित किया जा सकता है। तो ये है बात किसकी, तो धारा 70 में। तो अब ये धारा 70 आपको मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। याद इतना रखना है कि भूमि का अनिवार्य अर्जन और कर किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो अनिवार्य भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत कर सकते हैं। पूछा जा सकता है कि अनिवार्य भूमि का अनिवार्य अर्जन
कौन सी धारा में उल्लेखित है, तो कौन सी धारा में है, धारा 70 में उल्लेखित है। या किसी राज्य सरकार को शुल्क या प्रभार देकर के किसी भूमि को अर्जित करना है तो किसके माध्यम से करेंगे, तो अनिवार्य भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के माध्यम से हम करेंगे। अब देखते हैं धारा 71 को। आशा करता हूं ये आपने लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 71। अब देखते हैं धारा 71 को। धारा 71 इसमें लिखा गया है कि कुछ भूमियों का आवंटन करना एवं उनका नियमन करना। यानी कि जो भूमि, आप तो अब देखो धारा 70 तक तो हमने भूमि को अर्जित किया है। अब आगे हम कैसे दे सकते हैं उस भूमि का आवंटन, आगे हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में उल्लेख यहाँ पे किया गया है। इसमें लिखा गया है कि भूमि का आवंटन करना एवं उसका नियमन करना। कतिपय भूमियों का आवंटन करना, आवंटन एवं नियमन करना। कतिपय का मतलब होता है कुछ भूमियों का आवंटन करना एवं उनका नियमन करना। ये बात किसमें लिखी गई, धारा 71 में लिखी है। धारा 70 में तो लिखा गया था कि भूमि का अनिवार्य अर्जन कैसे कर सकते हैं, और 71 में लिखा गया अब आगे आवंटन कैसे कर सकते हैं। इसी के लिए भी हमें एक अधिनियम देखना होगा, भू राजस्व अधिनियम 1956। भू राजस्व अधिनियम 1956। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A की धारा 90A के तहत शुल्क प्राप्त करके या किसी अन्य व्यक्तियों से शुल्क या प्रभार प्राप्त करके भूमि का आवंटन कर सकते हैं। तो वो भी किसके माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा। यानी कि राज्य सरकार से पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी, राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बाद में ही ये कार्य किया जा सकता है। के तहत राज्य सरकार द्वारा व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों के समूह को शुल्क प्राप्त करके भूमि का आवंटन किया जा सकता है। भूमि का आवंटन किया जा सकता है। राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बाद ऐसा कार्य होगा। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A में लिखा गया है कि किन व्यक्तियों को ये आवंटन किया जा सकता है। व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह, यानी या तो कोई संस्था हो या कोई एक व्यक्ति भी ले सकता है, ये इस भूमि को आवंटन प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त करेगा, वो उसका जो शुल्क या जो प्रभार होगा वो उसको देना पड़ेगा, और देने के बाद वो व्यक्ति इस आवंटन को प्राप्त कर सकता है, यानी इस भूमि को प्राप्त कर सकता है। तो आवंटन के माध्यम से वो भूमि को प्राप्त कर सकता है। ये जो देखो राज्य सरकार भूमि को आवंटन करती है तो मतलब बाद में उसका क्या करेगी, राजपत्र में उसकी अधिसूचना प्रकाशित करती है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो धारा 71 में लिखा गया है कतिपय भूमियों का आवंटन एवं नियमन करना। तो इस प्रकार से हमने देखी धारा 71 को। अब देखते हैं धारा 72 को। बस ये कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनका आपको टाइटल याद रहना चाहिए, बाकी इनमें और ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं बनती। धारा 72। धारा 72 में लिखा गया है कि नगर पालिका के संक्रमण करने के लिए कार्मिक एवं उनको भुगतान कैसे करना है। नगर पालिका के संक्रमण यानी कि कार्य करने हेतु कार्मिक एवं उनको भुगतान। इसका मतलब यह है कि संविदा पर कब कार्मिक रखे जा सकते हैं। तो संविदा पर कार्मिक रखे जाते हैं किस धारा के तहत, तो धारा 72 के तहत नगर पालिका के कार्य करने के लिए संविदाओं पर कार्मिक रखना। जैसे समझ सकते हो उसमें क्या लिखोगे, नगर पालिका द्वारा संविदा पर कार्मिक रखना। संविदा पर
कार्मिक रखना। ये आप इसमें समझ सकते हो, बस इसमें समझने वाली ज्यादा बातें है नहीं। कार्मिक रखने हैं, कर संकर्म यानी कि कार्य करने के, संकर्म का मतलब क्या हो गया, कार्य। कार्य करने के लिए कार्मिक है उनको भुगतान किया जाएगा। किस किस धारा के तहत किया जाएगा, तो धारा 72 के तहत किया जाएगा। तो ये है धारा 72। इसमें आपको ये टाइटल याद रखना है, नगर पालिका के संकर्म करने हेतु कार्मिक एवं उनका भुगतान। इससे याद रख सकते हो, देखो 7/2 कौन साथ देगा, तो बाहर से हम संविदा पर कोई व्यक्ति बुलाएंगे, उनको कहेंगे आप भी हमारा साथ दो नगर पालिका के कार्य करने के लिए। तो 7/2 में क्या करना है, तो संकर्म करने के लिए कार्मिक एवं उनको भुगतान करना है। अब देखते हैं आगे धारा 73 को। धारा 73 अध्याय 4, जिसके एक धारा 73 में लिखा गया है कि संपत्ति का अंतरण करना यानी उसका विड्रॉल करना एवं संविदाओं के संबंध में उपबंध किस प्रकार से है, वो सारी की सारी बातें किसमें लिखी गई है, धारा 73 में लिखी गई है। संपत्ति का अंतरण, संपत्ति का अंतरण एवं संविदाओं के संबंध में उपबंध, संविदाओं के संबंध में उपबंध। वो सारी की सारी बातें धारा 73 में लिखी गई है कि नगर पालिका अपनी संपत्ति का अंतरण कर सकती है एवं उसका विक्रय या आवंटन कर सकती है। तो नगर पालिका के द्वारा संपत्ति का आवंटन करना, विक्रय करना एवं उसको संविदा पर आगे देना, वो सारे के सारा काम किसमें होगा, धारा 73 में। नगर पालिका द्वारा संपत्ति का अंतरण, संपत्ति का अंतरण, आवंटन, संपत्ति का अंतरण, आवंटन एवं विक्रय किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसका उल्लेख इसके अंदर किया गया, तो धारा 73 में किया गया है। इसमें जो संपत्ति जो आगे आवंटित की जाएगी उसमें कम से कम जो 20% है वो कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखना पड़ेगा। संपत्ति के आवंटन में, संपत्ति के आवंटन में या विक्रय में, आवंटन, विक्रय या अंतरण में कम से कम 20% कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित रखना होगा। कमजोर वर्ग के लिए कम से कम 20% जो भूमि या संपत्ति है उसका आरक्षित रखना पड़ेगा। किनके लिए, तो कमजोर वर्ग के लिए। जब हम भूमि का आवंटन, विक्रय और अंतरण करते हैं उसके अंदर ध्यान में रखना होगा। तो यह है धारा 73, संपत्ति का अंतरण एवं संविदाओं के संबंध में उपबंध इसके अंदर लिखा गया है। ये हमने देखी धारा 73। अब देखेंगे धारा 74 को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो ये है धारा 73 हमने देख ली। अब देखेंगे धारा 73A। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 73A को। धारा 73A, इसमें लिखा गया है कि अंतरण यदि किसी को, जैसे किसी व्यक्ति को हमने भूमि आगे या संपत्ति दे दी है, अब उसको पूर्ण स्वामित्व का पट्टा देना, या जो भी व्यक्ति प्राप्त करेगा ये भूमि उसको पट्टाधिकृत होना अनिवार्य है। अंतरण का पूर्ण स्वामित्व या पट्टाधिकृत होना,
यानी कि जो भी व्यक्ति भूमि को आवंटन प्राप्त करेगा उसको पट्टाधिकृत होना, यानी उसको क्या लेना पड़ेगा, पूर्ण स्वामित्व का पट्टा लेना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जिसने आवंटन प्राप्त किया है, कोई व्यक्ति उस पट्टे की जो भी हमने पट्टे के लिए जो भी संपत्ति है, पट्टे की जो संपत्ति है उसका भुगतान करके पूर्ण स्वामित्व का पट्टा प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति पट्टे की संपत्ति उसका जो भुगतान जो करना होगा उसका भुगतान प्राप्त करके उसका भुगतान करके पूर्ण स्वामित्व पट्टा प्राप्त कर सकता है। जो भी हमने अंतरण या जो आवंटन किया है उसके लिए जो व्यक्ति उसको प्राप्त करेगा उसे पट्टा लेना जरूरी है, अनिवार्य है। उसकी जो संपत्ति जिसका उसका जो भी भुगतान होगा वो करके और वो पूर्ण स्वामित्व पट्टा प्राप्त कर सकता है। ये बात है धारा 73A में। अब इसके बाद में लिखा गया धारा 73B में ही लिखा गया है कि इस अंतरण को या इस जो पट्टा जो उसने ले रखा है, आवंटन ले रखा है, उसको वापस ले सकती है या उस पट्टे को कैंसिल भी कर सकती है। कौन? तो राज्य सरकार। अब देखेंगे धारा 73B। धारा 73B इसमें लिखा गया है आवंटन का परिहरण या पट्टे को कैंसिल करना, पट्टे को रद्द करना। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर पट्टा प्राप्त करता है या आवंटन प्राप्त करता है तो उसकी संपत्ति को वापस नगर पालिका अपने अंदर ले सकती है। उसके लिए जो पट्टा जो उसको दिया वो रद्द कर सकती है। इसमें लिखा गया है यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर आवंटन प्राप्त करता है तो नगर पालिका उस पट्टे या आवंटन को रद्द कर सकती है। रद्द कर सकती। इसके लिए उस व्यक्ति को 7 दिन पहले सूचना देनी होगी। तो उस व्यक्ति को 7 दिन पूर्व में एक नोटिस देना होगा। उसके बाद उस पट्टे या आवंटन को कैंसिल किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को 7 दिन पहले सूचना देनी होगी और 7 दिन पहले सूचना दे करके उस पट्टे को कैंसिल कर सकता है। और यदि व्यक्ति को लगता है कि ये मैंने जानकारी सही दी है और मेरे पट्टे को कैंसिल करने की मेरे पास सूचना आई है तो वो उस सूचना आने के 15 दिन के अंदर उसकी अपील कर सकता है। या इसका एक बार लिखो, फिर आगे लिखते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, आप देखो आगे लिखते हैं। इसकी अपील यदि पट्टा कैंसिल करने की सूचना आई है तो इसकी अपील सूचना आने के 15 दिन के अंदर करनी होगी या कर सकता है। 15 दिन के अंदर करनी होगी, इसके बाद नहीं कर सकते। और उसके बाद लिखा गया है इसकी जो अपील हमने पहले भी देखा था कि सिविल न्यायालय की इसके अंदर कोई भी अधिकारिता नहीं होगी। इसमें नोट लगा के लिख लीजिएगा, इसकी अपील सिविल न्यायालय में नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती।
यानी इसमें सिविल न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं होगी। सिविल न्यायालय से ऊपर का कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट में आप इसको नहीं ले जा सकते, जिला न्यायालय में आप इसकी अपील कर सकते हो। तो यह है धारा 73B के बारे में। अब देखेंगे धारा 74 को। आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा इसको। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 74। इसमें बताया गया है कि नगरपालिका की जो भी संपत्ति है उस संपत्ति का जो मानचित्र एवं उसकी जो तालिका है वो किस प्रकार से बनाई जाएगी। इसमें लिखा गया है नगरपालिका की स्थावर संपत्ति की तालिका एवं मानचित्र कि जो भी नगरपालिका का जो संपत्ति है उसकी कोई एक सूची बना के रखनी होगी, और यदि कोई भूमि है तो उसको मानचित्र तैयार करके रखना होगा। ये जो मानचित्र है इसको तैयार करना होगा जैसे ही कोई नगरपालिका बनती है, उस बनने के 1 वर्ष के अंदर अंदर ये सारा कार्य करना होगा। और यह करके जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो इस मानचित्र को तैयार करता है, और तैयार करने के बाद में जो स्थानीय निकाय है उसको भेजना होगा। नगरपालिका एक्ट, नगरपालिका अधिनियम 2009 लागू होने के 1 वर्ष के अंदर यानी कि कोई नगरपालिका नहीं बनती है तो उसमें देखो जैसे उस नगरपालिका जो नई बनी है उस क्षेत्र में ये जो नगरपालिका अधिनियम जैसे ही लागू होता है, मतलब जैसे ही नगरपालिका बनेगी तो ये अधिनियम लागू हो जाएगा। उस नगरपालिका के बनने के बाद 1 वर्ष के अंदर अंदर संपत्ति की तालिका एवं मानचित्र को बनाना होगा। तो के अंदर नगरपालिका द्वारा संपत्ति की तालिका एवं मानचित्र तैयार करके निदेशक स्थानीय निकाय को भेजना होगा। निदेशक स्थानीय निकाय को भेजना होगा। ये मानचित्र तैयार करके किसको भेजना है? तो निदेशक स्थानीय निकाय को भेजना है। कितने समय के अंदर जैसे ही नगरपालिका बनती है तो उसके 1 वर्ष के अंदर अंदर नगरपालिका द्वारा संपत्ति का मानचित्र एवं उसकी तालिका तैयार करके निदेशक स्थानीय निकाय को भेजना अनिवार्य होगा। ये बात इसके अंदर लिखी गई है। यदि बाद में इसकी कोई परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन होने के बाद उसकी जो प्रति है वो भी निदेशक स्थानीय निकाय को भेजनी होगी। ये लिखा गया धारा 74 के अंदर। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं धारा 75 को। धारा 75 धारा 75 में लिखा है कि नगरीय भूमि एवं संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण कौन करेगा। यानी कि उनके जो अभिलेख जो बनाए गए हैं, उनके जो रजिस्टर वगैरह जो लगाए गए हैं, उनको कहां पे उनका संधारण किया जाएगा। धारा 75 इसमें लिखा गया है कि नगरीय भूमि यानी कि जो नगरपालिका के पास जो नगरीय भूमि है उस भूमि व संपत्ति का के अभिलेखों का संधारण करना। नगरीय भूमि एवं संपत्ति के अभिलेखों का संधारण करना। धारा 75 बताती है नगरीय भूमि एवं संपत्ति के अभिलेखों का संधारण करना। यह कैसे किया जाएगा कि जो नगरपालिका द्वारा संबंधित जो अधिकारी है, नगरपालिका द्वारा जो भी अधिकारी जो संबंधित है उनके द्वारा इस नगरीय भूमि एवं संपत्ति के अभिलेखों का संधारण किया जाएगा।
नगर पालिका द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं निकायों से, निकायों या विभागों से, निकायों या विभागों से परामर्श करके अभिलेखों का संधारण किया जाएगा। परामर्श करके नगरीय भूमि एवं संपत्ति के अभिलेख तैयार किए जाएंगे। इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी कागजात है, वो नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों एवं विभागों से परामर्श करने के बाद अभिलेख तैयार किए जाएंगे। ये लिखा गया है धारा 75 में। और इसी के साथ हमारा अध्याय 4 पूरा होता है, जिसमें लिखा गया है नगर पालिका की संपत्ति। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें धारा 1 से लेकर के धारा 75 तक की सभी धाराओं का रिवीजन करेंगे, एक साथ रिवीजन करेंगे, एक ही बोर्ड पर करेंगे। जैसे हमने 1 से 50 तक की धाराओं का रिवीजन किया था, उसी प्रकार से 1 से 75 तक की धाराओं का रिवीजन करने वाले हैं। तो अगली एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें 1 से 75 तक की धाराओं का रिवीजन करेंगे। तो आज हमने देखा अध्याय 4 को, नगर पालिका की संपत्ति को। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।